नाम सुने कभी तुमने पहले ओमिक और नॉन ओमिक? कभी नहीं देखे? सामने क्या करिए सुने? ठीक है, अब सुनो इसका बैकग्राउंड पहले समझ लो। तुमने कूलम्स लॉ पढ़ा था? तुमने बचपन में न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पढ़े थे? कैपलर लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन पढ़े थे? ठीक है, ये सारे लॉ जो मैं नाम ले रहा हूँ, कूलम्स लॉ हो गया, गॉस लॉ हो गया, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन हो गया, या कूलम्स लॉ हो गया, ठीक है, ये सारे के सारे असल में क्या थे? ये फंडामेंटल लॉ। कैसे लॉज हैं ये? फंडामेंटल लॉज है। फंडामेंटल लॉज का मतलब होता है कि ये लॉ दुनिया में हर कोई फॉलो करेगा, हर कोई बॉडी फॉलो करेगी। जैसे न्यूटन का न्यूटन लॉज है, जो 3 आपने एनएलए पढ़े होंगे, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पढ़े होंगे। अब ये दुनिया में हर बॉडी फॉलो करती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मास, शेप, साइज, पोजीशन, एवरीथिंग। ठीक है, दुनिया की हर पार्टिकल फॉलो करता है। कैपलर लॉ ऑफ मोशन क्या है? दुनिया का हर प्लैनेट फॉलो करेगा। इसी तरीके से यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ जो है, दुनिया की हर 2 बॉडीज फॉलो करेंगी। तो कहने का मतलब है कि कुछ लॉ जो होते हैं वो फंडामेंटल होते हैं, जो दुनिया में हर कोई फॉलो करता है। लेकिन कल हमने जो ओम्स लॉ पढ़ा है वो फंडामेंटल बिल्कुल नहीं होता। मतलब ये कि कुछ सब्सटेंस दुनिया में ऐसे होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। तो ऐसे सभी सब्सटेंस जो ओम्स लॉ फॉलो करते हैं इन्हें ओमिक कहा जाता है, और ऐसे सब्सटेंस जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते इन्हें नॉन ओमिक कहा जाता है। बात समझ में आ गई? तो चलिए सबसे पहली चर्चा हम लोग ओमिक सब्सटेंसेस की करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट आप इसके अंदर लिखेंगे ओमिक सब्सटेंसेस, और इसको हम पॉइंट वाइज पढ़ेंगे ताकि आपके लिए भी याद करना आसान रहे। तो पहली लाइन में आप क्या लिखोगे? देखिए, दो सब्सटेंस which obey Ohm's law for every possible value of voltage and current are called ohmic substances। तो ऐसे सभी सब्सटेंसेस जो ओम्स लॉ को ओबे करते हैं एवरी पॉसिबल वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट, मतलब आप चाहे इसमें जितनी मर्जी वोल्टेज लगा दो, आप चाहे इसमें जितना मर्जी करंट फ्लो करवा दो, तो ऐसे सब्सटेंस जो हमेशा ओम्स लॉ को फॉलो करेंगे इन्हें ओमिक सब्सटेंस कहा जाता है। आया ना? पक्की बात है? ठीक है, सामने लिखूंगा, वहां से आप कॉपी करते रहिएगा। अच्छा, दूसरी बात, अब ये जो ओमिक सब्सटेंस है इसके एग्जांपल क्या क्या हो गए? मतलब ऐसे कौन कौन से मटेरियल हैं जो हमारे ओमिक सब्सटेंस की कैटेगरी में आते हैं? इसमें सबसे बड़ा एग्जांपल है मेटालिक कंडक्टर्स एट लो टेम्परेचर। जितने भी हमारे मेटालिक कंडक्टर्स होते हैं, जैसे कि कॉपर हो गया, जैसे कि आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, तो इनको जब हम लो टेम्परेचर पे रखते हैं, कम टेम्परेचर पे रखते हैं, तो ये ओमिक सब्सटेंसेस की तरह काम करते हैं, मतलब ये ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। अच्छा, तीसरी बात आप उसमें याद रखोगे क्या? दुनिया में जितने भी ओमिक सब्सटेंसेस हैं उनके लिए जो वीआई ग्राफ होता है हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। तीसरी बात आप याद रखोगे कि जितने भी ओमिक सब्सटेंसेस हैं, और ओमिक सब्सटेंसेस जो वीआई ग्राफ होगा, वीआई ग्राफ इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। वीआई ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा। अब आप कहोगे ऐसा क्यों? वीआई ग्राफ स्ट्रेट लाइन क्यों है? तो देखिए, इसका कारण यह है, एक साइड है वोल्टेज, एक साइड है करंट। V बराबर आई आर होता है। अब R क्योंकि कांस्टेंट है तो V किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया? I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। तो ये ग्राफ बनेगा हमेशा स्ट्रेट लाइन, और ना सिर्फ स्ट्रेट लाइन बल्कि अगर आप इस ग्राफ की स्लोप निकालोगे। अच्छा, मैंने आपको पहले ही बताया स्लोप निकालने का तरीका, पहले ही बता रखा है। बताओ क्या तरीका बताया था? y एक्सिस अपॉन x एक्सिस, ये सिखाया था। स्लोप निकालने का तरीका हमेशा होता है y एक्सिस अपॉन x एक्सिस। y एक्सिस देखो कौन है, बताओ? v यानी वोल्टेज। x एक्सिस पे कौन है? I यानी करंट। वोल्टेज अपॉन करंट क्या चीज होती है, जल्दी बताओ, मुंह से बोलो बेटे। रेजिस्टेंस। तो इसकी स्लोप एक्चुअली किसके बराबर होती है? R के बराबर। देखो अब इसके अंदर लिखिए नॉन ओमिक सब्सटेंस।
अब नॉन ओमिक सब्सटेंस कौन से हुए, इधर देखिएगा। तो ऐसे सब्सटेंस जो कि ओम्स लॉ को बिल्कुल भी ओबे नहीं करते, इनको कहा जाता है नॉन ओमिक सब्सटेंस। तो दो सब्सटेंस which does not obey Ohm's law are called non-ohmic substances। ठीक है जी। अब सवाल यह है कि ऐसे कौन कौन से सब्सटेंस है जो हमारी नॉन ओमिक की कैटेगरी में आते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा एग्जांपल है डायोड्स। ठीक है जी, डायोड्स होती हैं। नेक्स्ट होता है इसमें वैक्यूम ट्यूब्स, ट्रांजिस्टर्स एटसेट्रा। इसमें से हमें सिलेबस में सिर्फ डायोड पढ़ने हैं, बाकी ना तो हमें वैक्यूम ट्यूब पढ़नी है और ना ही हमें जो है यहाँ पे ट्रांजिस्टर पढ़ने हैं। अच्छा, तीसरी बात आप समझिए, जितने भी ओमिक सब्सटेंसेस थे हमारे, उनके लिए वीआई ग्राफ हमेशा कैसा था, स्ट्रेट लाइन। बट यहाँ जो वीआई ग्राफ होता है हमेशा नॉन लीनियर होता है, मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं होता। तो नेक्स्ट तीसरा पॉइंट इसके अंदर आता है कि फॉर नॉन ओमिक सब्सटेंसेस VI graph is always नॉन लीनियर। VI ग्राफ हमेशा और हमेशा क्या होगा, नॉन लीनियर होगा, मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। और इस बात को आप ऐसे प्रूव कर सकते हैं। देखिए, मैं आपके सामने कुछ ग्राफ बना रहा हूं, ये प्रूव करने के लिए कि नॉन ओमिक सब्सटेंसेस के लिए जो ग्राफ है वो नॉन लीनियर कैसे बनता है। तो वोल्टेज करंट वोल्टेज। सबसे पहला जो हमने ग्राफ बनाया है, ये ग्राफ हमने बनाया है मेटालिक कंडक्टर्स के लिए। अब आप कहोगे कि मेटालिक कंडक्टर तो सर हमारे ओमिक सब्सटेंस होते थे। नहीं, मेटालिक कंडक्टर जब लो टेम्परेचर पे होते थे तब ओमिक होते थे। वही मेटालिक कंडक्टर अगर हाई टेम्परेचर पे हो तो हाई टेम्परेचर पे होते हैं नॉन ओमिक, और तब ये जो ग्राफ होता है ना, ये स्ट्रेट लाइन से डेविएट हो जाता है इस तरह से। तो ये नॉन ओमिक सब्सटेंस है। दूसरा सब्सटेंस हमारे पास, दूसरा एग्जांपल होता है इसका गैलियम आर्सेनाइड। ठीक है जी, नाम कभी नहीं सुना होगा आपने, एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है, तो इसका ऐसा ग्राफ होता है आईओटी का। तीसरा होता है डायोड्स के लिए ग्राफ इस तरीके का बनता है, ये डायोड्स का ग्राफ। हमने जब ओम्स लॉ को डिराइव करा था, तो डेरिवेशन के दौरान हमारे पास रेजिस्टेंस नाम से एक टर्म आई। अब इसके बारे में हमने फिलहाल कोई चर्चा नहीं करी थी, लेकिन हम आज चर्चा शुरू करेंगे। तो नया टॉपिक है आपका रेजिस्टेंस। हाँ जी, रेजिस्टेंस से आप लोग क्या समझते हैं, क्या चीज है रेजिस्टेंस? अवरोध, प्रतिरोध, रोकना, यही मतलब हुआ ना रेजिस्टेंस का। तो यहाँ रेजिस्टेंस असल में किसकी बात हो रही है? एक्चुअली यहाँ रेजिस्टेंस बात हो रही है कंडक्टर। कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि जब भी कंडक्टर में से करंट फ्लो करता है, तो कंडक्टर खुद अपने फ्लोइंग करंट को अपोज करने की कोशिश करता है। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? ठीक है, मतलब जो करंट है जब भी कंडक्टर के अंदर से जाएगा तो करंट क्या करेगा, उस करंट को अपोज करने की कोशिश करेगा, उसके फ्लो को रोकने की कोशिश करेगा। इसी प्रॉपर्टी को, कंडक्टर की इसी प्रॉपर्टी को हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है जी। तो एक लाइन में आप लिखेंगे कि रेजिस्टेंस होता क्या है, लिखो, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर by virtue of which it opposes the flow of charge, it opposes the flow of charge through it, flow of charge through it।
अब देखिए ध्यान से, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जो हमने लिखा था वो हमने वोल्टेज अपॉन करंट लिखा था, जो सबसे पहले सीख रहा था ओम्स लॉ में। और यहां से अगर हम इसकी एसआई यूनिट बनाएं तो वैसे तो आप वोल्ट पर एम्पियर भी बना सकते हैं, लेकिन इसी को मोर कॉमनली ओम बोला जाता है। ज्यादातर जगह इसको ओम कहा जाता है, ओमेगा से इसको डिनोट करते हैं। अच्छा, फर्दर आप देखिएगा, कल जब हमने इसको डिराइव करा था रेजिस्टेंस को, सॉरी ओम्स लॉ को डिराइव करा था, तो हमारे पास एक फॉर्मूला आया था ml अपॉन ne स्क्वायर a टाउ। असली फॉर्मूला रेजिस्टेंस का ये होगा, किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है, जो एक्चुअल रेजिस्टेंस होता है, वो ये फॉर्मूला होता है ml अपॉन ne स्क्वायर a टाउ। अब इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा लिखने का तरीका देखिए, और इसमें हम क्या करेंगे कि जो माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज हैं, जैसे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिलैक्सेशन टाइम, हमने इन चारों को क्या कर लिया, ब्रैकेट में लिख दिया। और लेंथ और एरिया जो मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज हैं उनको हमने बाहर लिख दिया ब्रैकेट के। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर चीज है इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे रो से। अब आप पूछोगे ये रो क्या है, तो इसमें ये जो रो है ये कहलाती है रेजिस्टिविटी। किसकी? रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर के मटेरियल की रेजिस्टिविटी कहलाती है। और अगली चर्चा हम लोग रेजिस्टिविटी के ऊपर ही करेंगे, और फिर लास्ट में देखेंगे कि जो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी है इन दोनों में फर्क क्या है। तो तीन फॉर्मूले आपके पास रेजिस्टेंस के, बट इसमें ज्यादातर जो इस्तेमाल होगा वो आपका ये तीसरा वाला फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। ये तीसरा फॉर्मूला आपका ज्यादा इस्तेमाल होगा। अगली टर्म इसके अंदर आती है रेजिस्टिविटी। अब जब हम ये रेजिस्टेंस पढ़ रहे हैं और इसमें जो रेजिस्टिविटी आई है, क्या वो इसको भी डिस्कस करते हैं, रेजिस्टिविटी। और आप जानते हैं रेजिस्टिविटी का एक और नाम होता है, पता है या नहीं पता है? अब तो ना बोला करो ना, फिर ऐसे सोचने में नाटक मत करो। इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अच्छा, अगर मैं बिल्कुल सीधे सीधे शब्दों में बताऊं कि रेजिस्टिविटी क्या है, तो आप ऐसे याद रखिए कि जो रेजिस्टिविटी है ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है। रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ क्या? मटेरियल। किसके मटेरियल की? कंडक्टर के मटेरियल की। इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर, जो कि क्या करता है, विच determine its resistance, जो कि क्या डिटरमाइन करता है इसका? क्या डिटरमाइन करता है इसका? रेजिस्टेंस डिटरमाइन करता है। इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं? रेजिस्टिविटी कहते हैं। सही है जी। अब रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला देखो कहां से बनेगा, तो देखो क्योंकि R बराबर होता है रो एल बाय ए, तो रो का फॉर्मूला बनता है आर ए बाय एल। जरा मुझे इसकी एसआई यूनिट कोई बता सकता है क्या होगी? बोलो, इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम। एरिया की मीटर स्क्वायर, और लेंथ की मीटर। सॉल्व करेंगे क्या बनेगी? ओम मीटर। ये इसके एसआई यूनिट है। अब इसके बाद दो स्टार पॉइंट। एक स्टार पॉइंट में हम रेजिस्टिविटी का ऑर्डर देखेंगे क्या रहता है, और दूसरे स्टार पॉइंट में हम देखेंगे कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में क्या फर्क रहेगा। और फिर इसके बाद हम अपने क्वेश्चन शुरू करेंगे, कंसेप्चुअल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, और फिर उसके बाद करेंगे न्यूमेरिकल। स्टार पॉइंट है, सबसे पहला स्टार पॉइंट है ऑर्डर ऑफ रेजिस्टिविटी। ऑर्डर ऑफ रेजिस्टिविटी देखिए, अब रेजिस्टिविटी जो है वो दुनिया के हर मटेरियल की होती है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि चाहे वो कंडक्टर हो, चाहे वो मेटल हो, चाहे वो इंसुलेटर हो, कोई भी हो, रेजिस्टिविटी सबकी होती है। तो किस ऑर्डर में होती है जरा वो देखेंगे। जो रेजिस्टिविटी है, ध्यान रखिएगा, रेजिस्टिविटी जो है वो मेटल्स की सबसे कम होती है, ध्यान रखेंगे। उससे बड़ी रेजिस्टिविटी होती है अलॉयज की, उससे बड़ी रेजिस्टिविटी होती है सेमीकंडक्टर्स की, और सेमीकंडक्टर से भी बड़ी रेजिस्टिविटी होती है इंसुलेटर्स की।
अच्छा, क्या मुझे बता सकते हैं कि मेटल में भी सबसे कम रेजिस्टिविटी किस मेटल की होती है? ठीक है, सही बात है, सिल्वर। दुनिया का बेस्ट कंडक्टर है, बेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है सिल्वर। लेकिन ये बात फिर मुझे बताने की तो जरूरत नहीं होनी चाहिए कि सिल्वर की तारें क्यों नहीं बनती। महंगा और दूसरा हम लोग की नियत, हम लोग की नियत। परेड ग्राउंड में ये एलिवेटेड पार्किंग बन रही है, कभी कोई निकला होगा परेड ग्राउंड की तरफ से, कोई भी निकला हो भी हाल फिलहाल में, परेड ग्राउंड के पास एलिवेटेड पार्किंग बन रही है, मतलब उसमें कारें लगेंगे और ऊपर चल जाएंगी, ऐसे लेवल मल्टी लेवल पार्किंग बन रही है। नट बोल्ट चुरा के ले गए यार, नट बोल्ट चुरा के ले गए। अगले दिन सुबह वो स्टार्ट कर रहे हैं तो वो लेवल ही ऊपर चला गया, बाकी पुट्टा नीचे रह गया उसका, क्योंकि नट बोल्ट खुले हुए थे। तो नियत, ठीक है। तो सिल्वर की तारें क्यों नहीं बन सकती वो आपको पता है। अच्छा, सेकंड बेस्ट कंडक्टर होता है कॉपर। ठीक है जी, हमारे घरों में जो तारें इस्तेमाल होती हैं वो कॉपर की होती हैं। इवन जो एसी होते हैं, खासकर अब ये तो 3 स्टार है तो इसमें तो कॉपर नहीं होगी पूरा, लेकिन जो 4 स्टार और 5 स्टार होता है, अगर आपको थोड़ा सा आइडिया हो, आपके घर में अगर एसी लगा हो, तो अंदर जो 4 स्टार 5 स्टार की जो अंदर वाइंडिंग होती है पूरी, वो कॉपर की होती है, जो कॉइल होती है वो कॉपर की होती है। और जबकि 3 स्टार जो होता है या थोड़ा और भी 2 स्टार, मुझे पता नहीं 2 स्टार HPC आता है कि नहीं आता है, आई डोंट नो, 3 स्टार मैंने मिनिमम देखा होगा। तो अगर आता है तो उसमें एल्यूमिनियम लगा है ना, उसमें एल्यूमिनियम होता है, क्योंकि कॉपर उसमें महंगा पड़ता है, कॉपर महंगा पड़ता है, एल्यूमिनियम थोड़ा सस्ता पड़ता है। ठीक है जी, और कॉपर जो है वो सेकंड बेस्ट कंडक्टर है, एल्यूमिनियम थर्ड बेस्ट कंडक्टर है। इसलिए जहाँ पे भी कॉपर की कॉइल लगी होगी, जिस एसी में भी कॉपर की कॉइल लगी होगी, वो आपकी बिजली बचाने का काम करेगा। तो 4 स्टार 5 स्टार एसी में वो काम होता है, जबकि 3 स्टार जो एसी होती है उसमें पूरी कॉपर की कॉइल नहीं होती, उसमें एल्यूमिनियम की कॉइल भी होती है। आपको पता होगा ना, 3 स्टार एसी थोड़े सस्ते होते हैं और 4 स्टार 5 स्टार थोड़े से महंगे होते हैं। 5-6 हज़ार का फर्क होता है लगभग, 3 स्टार में 5 स्टार में 5-6 हज़ार का फर्क होता है। अच्छा, अब मेरा सवाल, जब कॉपर दुनिया का सेकंड बेस्ट कंडक्टर है ना, तो फिर बाहर ये जो तारे हैं बिजली वाली, जो मोटी मोटी तारे जाती हैं, ये एल्यूमिनियम की क्यों बनती है? जबकि एल्यूमिनियम तो थर्ड बेस्ट कंडक्टर है, उसका रेशियो तो ज्यादा होना चाहिए थोड़ा और। ऐसा है कि कॉपर की डेंसिटी ज्यादा है, सुन लो, कॉपर की डेंसिटी ज्यादा है, कॉपर भारी है। कॉपर की तार अगर इतनी मोटी बनाई गई और इसको हाई टेंशन वायर की जगह लगा दी गई, तो कॉपर पहली बात क्या है, बहुत भारी है, बहुत डेंसर है। कॉपर की वायर अपने ही वजन से टूट जाएगी, अपने ही वेट से टूट जाएगी कॉपर की वायर। जबकि एल्यूमिनियम क्या है, कंपैरेटिवली हल्का होता है। ये तो आपको पता है ना, प्लेन्स वगैरह जो वो भी एल्यूमिनियम की बनते हैं। क्यों बनते हैं? क्योंकि वो हल्का है। और दूसरी बात है कि कॉपर इंडिया में नहीं मिलता है, बहुत कम कॉपर इंडिया में होता है। वो मैक्सिमम जो कॉपर है साउथ अफ्रीका से आता है, हमारा साउथ अफ्रीका से आता है, जिम्बाब्वे से आता है, केनिया से आता है, अमेरिका से आता है। तो ज़्यादातर कॉपर हमें इंपोर्ट कराना पड़ता है, तो महंगा पड़ता है कॉपर। आपने देखा होगा ना, कबाड़ी कुबड़ी जो आग लगा देते हैं, टायरों में लगा देते हैं, तारों में आग लगाते हैं, वो किस लिए होता है? वो कॉपर के लिए होता है। कॉपर बहुत महंगा बिकता है, एल्यूमिनियम महंगा नहीं मिलता उसका। ठीक है जी। और जबकि मैक्सिमम रेजिस्टिविटी किसके लिए होती है? ये होती है क्वार्ट्ज के लिए। ये एक तरह का क्रिस्टल होता है क्वार्ट्ज, हिंदी में शायद मेरे ख्याल से इसे पुखराज बोलते हैं, ऐसे कुछ बोलते हैं हिंदी में से। चलिए, दूसरा ये है कि जो रेजिस्टेंस है और रेजिस्टिविटी में क्या फर्क है। देखो, रेजिस्टेंस जो है डिपेंड करता है ऑन लेंथ, एरिया एंड मटेरियल ऑफ कंडक्टर। रेजिस्टेंस इन सब बातों पे डिपेंड करता है, लेंथ पे भी डिपेंड करता है, एरिया पे भी डिपेंड करता है, मटेरियल पे भी करता है। जबकि जो रेजिस्टिविटी है वो किस पे डिपेंड करती है? रेजिस्टिविटी डिपेंड ओनली ऑन मटेरियल ऑफ कंडक्टर। रेजिस्टिविटी सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर के मटेरियल पे डिपेंड करती है, उसका लेंथ और एरिया से कोई लेना देना नहीं। चलिए लिखते जाए फटाफट, क्वेश्चन लिखिए। व्हाट इज द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर? व्हाट इज द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर? बताइए। किसी कंडक्टर के अंदर जो रेजिस्टेंस आता है, आखिर वो किस वजह से आता है? कोई आइडिया? अगर हम कहते हैं कि किसी वायर का रेजिस्टेंस 5 ओम है या 10 ओम है या 15 ओम है, तो क्वेश्चन ये है कि वो रेजिस्टेंस कहां से आता है? आखिर कंडक्टर में ऐसा क्या है जो करंट के फ्लो को अपोज करता है? तो
अपोज करने की प्रॉपर्टी है कंडक्टर की, वो कहां से आ रही है, मतलब करंट को अपोज क्यों कर रहा है, वो सीधे सीधे फ्लो क्यों नहीं होने दे रहा। फिर इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे, एक मिनट, कोलाइड करेंगे, कोलाइड किससे करेंगे, पास, मैं कहूं किससे करेंगे कोलाइड, एटम से, इलेक्ट्रॉन किससे कोलाइड करेंगे, एटम से। और कोई एक बार कोलिजन हो रही है, बहुत बार कोलिजन हो रहे हैं, बहुत ज्यादा बार भी हो रहे हैं, बहुत ज्यादा बार, 10 की पावर 14 टाइम्स कोलिजन हो रहे हैं। अब इतना जबरदस्त कोलिजन हो रहे हैं, इतने ज्यादा जब कोलिजन हो रहे हैं, तो प्रॉब्लम यह है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्टर के अंदर बहुत ही इजीली मूव नहीं कर पाता। मतलब जैसे ही करंट फ्लो होना शुरू करता है और इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू करता है, तो कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो बहुत ही आसानी से मूव नहीं कर पाता। और जब वो इजीली मूव नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, एक तरीके से देखा जाए उसका फ्लो क्या हो रहा है, अपोज हो रहा है। यही तो हो रहा है, हम इलेक्ट्रॉन के मोशन को क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं, उसके फ्लो को अपोज कर रहे हैं। और फ्लो को अपोज कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस आ रहा है। तो रेजिस्टेंस जो प्रॉपर्टी है कंडक्टर की, वो कहां से डेवलप हुई है कि कंडक्टर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन के मोशन को रोकने की कोशिश करता है, अपोज करने की कोशिश करता है। क्यों, बाय फ्रीक्वेंट कोलिजन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन विद द एटम्स और आयंस ऑफ कंडक्टर। और इसी अपोजिशन की वजह से रेजिस्टेंस का जन्म होता है। तो लिखिए आप रेजिस्टेंस कहां से आया, देखो, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर अराइजेस ड्यू टू, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर अराइजेस ड्यू टू frequent collisions of electron with atom slash ions of conductor, with atom slash ions of conductor which produces an opposition in the path of flow of current, in the path of flow of current. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, two wires कॉमा करके लिखिए, one of copper and other of manganese, मैन लिखो पहले, ठीक है, फिर गा लिखो Ga, फिर नीन लिखो NIN, मैंगनीन, वन ऑफ कॉपर अनदर ऑफ मैंगनीन, कॉमा करके having same length and same resistance, having same length and same resistance. Which wire is thicker and why? Which wire is thicker and why? Which wire is thicker and why? चलिए बताइए कैसे है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रो एल बाई ए होता है। हमें बस यहाँ पे ये चेक करना है कि जो एरिया है वो किसका बड़ा है। देखो लेंथ और रेजिस्टेंस दोनों का सेम है, दोनों की लेंथ सेम है, दोनों का रेजिस्टेंस सेम है। तो कहने का मतलब है कि जो एरिया है वो किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ रो पे, है ना। और लिख देना सिंस एल एंड आर सेम, ठीक है जी। और क्योंकि जो रेजिस्टिविटी है ध्यान रखिए वो मैंगनीन की ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि मैंगनीन एक तरह का अलॉय है, कॉपर से रेजिस्टिविटी हमेशा उसकी ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि कॉपर एक मेटल है। अब जिसमें रेजिस्टिविटी ज्यादा उसमें एरिया भी ज्यादा। तो जो मैंगनीन की वायर है उसका एरिया बड़ा होगा और
जो कॉपर की वायर है उसका एरिया छोटा हो। तो आप क्या लिखोगे, देयरफॉर मैग्नीफाइंग वायर इज थिकर, मैग्नीफाइंग वायर इज थिकर। तो मैग्नीफाइंग वायर है वो मोटी वायर होगी, कॉपर के वायर मोटी नहीं है। अगर दोनों की लेंथ सेम है और दोनों का एरिया सेम है तो। अब एक काम करो, एक क्वेश्चन लिखो और सिर्फ एक ग्राफ बना के छोड़ दो। क्वेश्चन बोल मुझे याद रहेगा कि क्या कराना है नेक्स्ट टाइम, ये हटा दूं से, बस इतना काम कर दो, फिर क्वेश्चन लिखवाने में टाइम लग जाएगा। क्वेश्चन लिख के बस ये ग्राफ बना दो। बस ये ग्राफ बना, बाकी काम करेंगे मंडे को। मंडे को ये क्वेश्चन करके इसके न्यूमेरिकल शुरू करेंगे।